हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं वन पीस का एक ज़बरदस्त मोमेंट जहां लूफी और जोरो की लेजेंडरी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। मारिन्स का लीडर ऑर्डर देता है फायर, तो तमाम सिपाही फौरन लूफी पर गोलियां चला देते हैं। सबको यकीन होता है कि अब लूफी बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गोलियां लूफी को लगती जरूर हैं, मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे गोलियों से कुछ नहीं होता, आपने अलग मटेरियल है। ये देखकर जोरो भी हैरान रह जाता है और पूछता है, कैसे, आखिर तुम हो कौन। लूफी फखर से जवाब देता है, मैं मंकी डी लूफी हूँ और मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। ये सुनकर जोरो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि पायरेट किंग बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मगर लूफी बिल्कुल सीरियस होता है। जब उसे पूछा जाता है कि पायरेट किंग बनने का मतलब क्या है, तो वो सीधा सा जवाब देता है, पायरेट किंग बनने का मतलब पायरेट किंग बनना होता है। कोबी भी बीच में बोल पड़ता है कि उसे भी पहली बार ये बात सुनकर बहुत शौक लगा था, लेकिन लूफी मजाक नहीं कर रहा। उसका सच में यकीन है कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस ढूंढ लेगा। फिर लूफी जोरो की तीनों तलवारें उसके पास लाकर रखता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आया था कौन सी तलवार जोरो की है, इसलिए वो तीनों ही ले आया। जोरो बताता है कि तीनों तलवारें उसी की हैं, क्योंकि वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यानी संतोरियो से लड़ता है। लूफी फिर जोरो को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर जोरो उसका साथ देता है तो कानून की नज़र में मुजरिम बन जाएगा, और अगर साथ नहीं देगा तो मरीन्स उसे यहीं मार देंगे। जोरो कुछ दायर सोचता है और फिर कहता है, तुम बच्चे नहीं शैतान हो। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए वो लूफी के साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लेता है। ये सुनते ही लूफी खुशी से झूम उठता है और कहता है कि अब जोरो उसकी टीम का हिस्सा बन गया है। लेकिन जोरो फौरन गुस्से में कहता है, जश्न बाद में मनाना, पहले मेरी रस्सियां खोलो। इसी दौरान मरीन्स के सिपाही आपस में बात करते हैं कि लूफी पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ। उनका लीडर अंदाज़ लगाता है कि शायद लूफी ने कोई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। वो बताता है कि डेविल फ्रूट्स समंदर के छुपे हुए खजाने होते हैं जो इंसान को अजीब और ताकतवर कवाते देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई आग उगल सकता है, कोई समंदर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अक्सर लोगों ने ये सब सिर्फ कहानियों में ही सुना होता है। इसीलिए हर पायरेट ग्रैंड लाइन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन मरीन्स का लीडर इन सब बातों की परवाह नहीं करता। उसके और लूफी हमेशा की तरह मुस्कुरा कर कहता है, ओ भाई, क्या वजन है नाम में। जोरो अपनी तलवार उठाता है और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अपनी जगह से हिला तो काट दूंगा। ये सुनते ही तमाम मरीन्स का रंग उड़ जाता है। कुछ तो डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं, मुझे डर लग रहा है। जोरो लूफी की तरफ देखकर कहता है कि आज वो मारिन्स से लड़ने वाला है और उसके बाद कानून की नज़र में क्रिमिनल बन जाएगा। इसीलिए अब उसे लूफी की पायरेट क्रू ज्वाइन करने में कोई मसला नहीं। लेकिन जोरो एक अहम बात भी साफ कर देता है। वो कहता है कि चाहे वो लूफी के साथ रहे, उसका सपना कभी नहीं बदलेगा। लूफी होकर पूछता है, कौन सा सपना। जोरो अपनी तलवार मजबूती से पकड़े हुए जवाब देता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन बनने का। फिर वो लूफी को वार्निंग देता है कि अगर कभी उसका कैप्टन या उसकी क्रू उसके सपने के रास्ते में आई तो उसकी जिम्मेदारी लूफी पर होगी। ये सुनकर लूफी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कहता है, दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन, ये हुई ना बात। पायरेट किंग के क्रू में ऐसे ही लोग होने चाहिए। जोरो भी मुस्कुराकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए, चाहे लोग उसे क्रिमिनल ही क्यों ना कहें। उधर मरीन्स का लीडर गुस्से से चीखता है और तमाम सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि फौरन लूफी और जोरो को पकड़ कर मार दिया जाए। लेकिन लूफी सबको वार्न करता है, बचना है तो झुक जाओ। अगले ही पल वो अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और अपना पांव दूर तक स्ट्रेच करके एक जबरदस्त अटैक मारता है। मरीन्स हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। कोबी हैरानी से चीख उठता है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। जोरो भी हैरान होकर पूछता है, तुम असल में हो क्या। लूफी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं वो इंसान हूँ जिसने गमगम फ्रूट खाया था। जोरो पूछता है, और ये गमगम फ्रूट क्या होता है। लूफी सीधा जवाब देता है, रबर मैन। अब मरीन्स को यकीन हो जाता है कि लूफी ने वाकई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। कुछ सिपाही डर कर कहते हैं कि वो सब मिलकर भी जोरो को नहीं हरा सकते और लूफी भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। मगर उनका कैप्टन उनकी बात सुनने के बजाय धमकी देता है कि जो सिपाही डरे वो खुद को गोली मार दे, क्योंकि उसकी फौज में बुज़दिलों की जगह नहीं। जोरो ये सब देखकर कहता है,
ये तो बच्चे हैं, इन्हें हराना आसान होगा। इसी दौरान कोबी भी हिम्मत जमाकर लूफी से कहता है कि किसी को भी छोड़ना मत। लूफी फौरन कैप्टन की तरफ दौड़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच दे मरता है। कैप्टन पीछे जाकर गिर पड़ता है। सब सिपाही शॉक में आ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि किसी ने उनके कैप्टन पर हाथ उठाया है। लूफी गुस्से में कहता है, तुमने मेरे दोस्त कोबी का ईमानदार मरीन बनने का सपना कुचलने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जब फाइट अपने पीक पर होती है तब कैप्टन का बेटा गन लेकर आ जाता है और कोबी को हॉस्टेज बना लेता है। वो चीख कर कहता है, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इसके सर में गोली मार दूंगा। लेकिन कोबी डरने के बजाय लूफी से कहता है कि उसकी फिक्र बिल्कुल ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुकना मत। लूफी मुस्कुराता है और कहता है, ओके मेरे यारा। ये जवाब सुनकर कैप्टन का बेटा और ज्यादा घबरा जाता है। वो बार बार धमकी देता है मगर कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। अचानक कैप्टन पीछे से लूफी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जोरो मूव करता है। एक तेज वार और कैप्टन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। कैप्टन मॉर्गन जमीन पर गिर जाता है। लूफी मुस्कुराकर कहता है, शुक्रिया। जोरो जवाब देता है, ये मेरा फर्ज था कैप्टन। ये लफ्ज सुनते ही लूफी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब जोरो ने वाकई उसे अपना कैप्टन मान लिया था। मरीन्स के सिपाही हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि उनका कैप्टन हार गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह होती है कि सिपाही उदास होने के बजाय खुशी मनाने लगते हैं। पता चलता है कि मॉर्गन ने सिर्फ लोगों को ही नहीं, अपने ही सिपाहियों को भी बहुत तंग कर रखा था। को भी समझाता है कि इसीलिए सब लोग उसकी हार का जश्न मना रहे हैं। लेकिन बैटल के बाद जोरो अचानक गिर पड़ता है। लूफी फौरन उसके पास दौड़ कर आता है और पूछता है, जोरुआ क्या हुआ, तुम ठीक हो? जोरो कमजोर आवाज में जवाब देता है, मुझे बस भूख लगी ही है। इतनी बड़ी बैटल के बाद भी जोरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूख निकली। लेकिन इसी वक्त कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं। वो कुछ मरीन्स को बांधकर किसी चीज की तलाश में इधर उधर ढूंढ रही होती है। वो बेचैन होकर कहती है, मुझे वो कहीं मिल क्यों नहीं रहा। काफी तलाश के बाद उसे एक मैप मिल जाता है और वो खुशी से कहती है, मिल गया, मुझे ग्रैंड लाइन का मैप मिल गया। मगर जब वो मैप को ध्यान से देखती है तो उसका चेहरा बदल जाता है। रुको, ये वो मैप नहीं है। मैप पर अजीब निशान बने होते हैं। तब उसे समझ आता है कि ये किसी और का काम है। ये तो बगी का निशान है, बगी द इमॉर्टल। सीन शुरू होता है जोरो के साथ, जो पेट भरकर खाना खा चुका होता है। वो कुर्सी पर बैठकर सुकून से कहता है, मेरा तो पेट भर गया। जब 3 हफ्तों तक मैं भूखा था, मुझे यकीन था कि जैसे ही खाना मिलेगा मैं गले तक खा लूंगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन लूफी अभी भी खाना खा रहा होता है। जोरो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं इतने हफ्तों से भूखा था, फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा भूख कैसे लग रही है? लूफी हंसी के साथ जवाब देता है, इतना बढ़िया खाना बना हो तो खाना पड़ेगा ना, क्यों कोबी? कोबी फौरन हाँ में सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल, खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। वहाँ मौजूद लोग लूफी और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने मॉर्गन के जुल्म से सबको निजात दिलाई होती है। एक छोटा सा बच्चा एक्साइटेड होकर लूफी से कहता है, तुम सबसे बहादुर इंसान हो लूफी। लूफी मुस्कुराता है और जवाब देता है, बात तो सही कही तुमने, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब मैं पायरेट किंग बनूंगा, 1 पीस हासिल करूंगा और मेरे पास दुनिया की बेस्ट क्रू होगी। ये सुनकर जोरो फौरन एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है, मेरे अलावा तुम्हारी टीम में और कितने क्रू मेंबर्स हैं? उसे लगता है कि शायद लूफी के पास पहले से एक बड़ी टीम होगी, लेकिन लूफी बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब देता है, कोई नहीं, सिर्फ तुम हो। एक पल के लिए जोरो को लगता है कि शायद उसने गलत सुना है। क्या सिर्फ मैं? लूफी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, सिर्फ हम दोनों। अब जोरो का चेहरा देखने लायक होता है। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे क्रू में सिर्फ मैं और तुम हो? लूफी फख्र से जवाब देता है, हाँ, और गलत क्या है, हम दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जोरो को यकीन ही नहीं आता कि जिस बंदे ने पायरेट किंग बनने का ऐलान किया है उसकी क्रू में सिर्फ 2 लोग हैं। फिर वो एक और सवाल करता है, ठीक है, कम से कम तुम्हारे पास शिप तो होगी? लूफी फौरन समंदर की तरफ इशारा करता है, हाँ, वहाँ खड़ी है। जब जोरो उस शिप को देखता है तो उसकी उम्मीदें फिर टूट जाती हैं। वो एक छोटी सी कश्ती होती है। जोरो कहता है,
काफी बारी है। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है। लूफी फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अभी बारी है, लेकिन निकालने से पहले इससे भी बारी हो जाएगी। जोरो क्यूरियस होकर पूछता है, और वो कैसे? लूफी फौरन जवाब देता है, उस पर 12 सा पायरेट फ्लैग लगाकर। ये सुनते ही जोरो सर पाकर लेता है, जबकि लूफी खुद अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और सोचने लगता है कि उसकी शिप कितनी जबरदस्त लगेगी। कोबी उन दोनों को देखकर कहता है, मुझे लगता है लूफी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, शायद ये दिमाग के बगैर ही पैदा हुआ था। जोरो गहरी सांस लेता है और कहता है, यकीन नहीं होता कि मैं इसकी बातों में आकर इसे अपना कैप्टन मान बैठा। मगर लूफी को किसी की बात की परवाह नहीं होती। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, एक दिन हमारे पास हजारों क्रू मेंबर्स होंगे, बस देखते जाओ। तभी एक बच्चा पूछता है, लूफी तुम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? लूफी फौरन जवाब देता है, हम सीधा ग्रैंड लाइन जा रहे हैं। ये नाम सुनते ही कोबी का रंग उठ जाता है। क्या ग्रैंड लाइन? तुम पागल हो गए हो क्या? कोबी समझाता है कि 2 लोगों की टीम को क्रू नहीं कहते और ग्रैंड लाइन कोई मजाक की जगह नहीं है। ये सुनकर बच्चों कर भी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। एक बच्चा पूछता है, क्या ग्रैंड लाइन वाकई इतनी खतरनाक है? कोबी सीरियस होकर जवाब देता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। फिर वो सबको दुनिया का नक्शा समझाना शुरू करता है। इस दुनिया में 2 बड़े ओशंस हैं। उन दोनों को एक बहुत बड़ा लैंड मास काटता है, जिसे रेड लाइन कहते हैं। कोबी आगे बताता है, और रेड लाइन को एक और समुद्री रास्ता क्रॉस करता है जो पूरी दुनिया के अक्रॉस जाता है। इसी रास्ते को ग्रैंड लाइन कहते हैं। ये वही जगह है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर पायरेट्स, सबसे बड़े खजाने और सबसे खतरनाक एडवेंचर्स मौजूद हैं। और लूफी का अगला टारगेट भी वही है। जब ग्रैंड लाइन का जिक्र होता है तो सब लोग उसकी खौफनाक कहानियां सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस वही कहीं छुपा हुआ है। इसीलिए हर पायरेट का आखिरी मकसद ग्रैंड लाइन तक पहुंचना होता है। लेकिन ग्रैंड लाइन जितनी मशहूर है उतनी ही खतरनाक भी। लोग उसे पायरेट ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहां से जिंदा वापस लौट पाते हैं। एक औरत कहती है कि उसने भी ग्रैंड लाइन के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी हैं। कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन लूफी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। वो मुस्कुराते हुए कहता है, फिर तो कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। वन पीस वहीं है और उसे पाने के लिए हमें वहीं जाना होगा। जोरो भी फौरन जवाब देता है, इसका मतलब आर या पार। मगर कोबी परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि दोनों अपना फैसला बदल दें। जोरो मजाक में पूछता है, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हमारे साथ आ रहे हो? कोबी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, बस मुझे तुम दोनों की फिक्र है। क्या मुझे अपने दोस्तों की फिक्र नहीं करनी चाहिए? फिर कोबी अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि बचपन से उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। इसीलिए वो हमेशा चुप रहता था ताकि कोई उसे तंग ना करे। लेकिन लूफी और जोरो ने उसकी जिंदगी बदल दी। तुम दोनों ने मुझे अपने लिए खड़ा होना और अपनी आवाज उठाना सिखाया है। ये कहकर कोबी ऐलान करता है कि अब वो अपना सपना पूरा करेगा और एक ईमानदार मरीन ऑफिसर बनेगा। लेकिन जोरो उसे एक मुश्किल हकीकत याद दिलाता है। अगर मरीन्स को पता चल गया कि तुम 2 साल तक अलविदा के शिप पर रहे हो तो वो शायद तुम्हें कभी एक्सेप्ट ना करें। ये बात सुनकर कोबी घबरा जाता है। उसने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था। इसी दौरान एक मरीन ऑफिसर उनके पास आता है और लूफी से पूछता है कि क्या वो वाकई पायरेट्स हैं। लूफी बिना झिझक जवाब देता है, बिल्कुल, मैं और जोरो पायरेट्स हैं। मरीन ऑफिसर कहता है कि वो सब जानते हैं कि लूफी और जोरो ने मॉर्गन को हराकर शहर और मरीन्स पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन फिर भी कानून कानून होता है, इसलिए वो उन्हें शहर छोड़कर चले जाने का हुक्म देता है। साथ ही वड़ा करता है कि उनकी बहादुरी की वजह से वो हेडक्वार्टर्स को कुछ नहीं बताएंगे। शहर के लोग भी लूफी और जोरो का साथ देते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने सबकी जान बचाई है। लूफी मुस्कुराता है और सबका शुक्रिया अदा करता है। अब रवांगी का वक्त आ चुका होता है। तभी मरीन्स कोबी की तरफ देखकर पूछते हैं, क्या तुम भी इनकी क्रू का हिस्सा हो? कोबी जवाब देने ही वाला होता है कि लूफी अचानक बोल पड़ता है और फिर वो जानबूझकर अलविदा का जिक्र करना शुरू कर देता है। लूफी कहता है कि अलविदा एक मोटी और खतरनाक पायरेट थी जो लोहे का बड़ा डंडा घुमाकर लोगों को डराती थी। कोबी फौरन समझ जाता है कि अगर मरीन्स को पता चल गया कि वो अलविदा के साथ रहा था
तो उसका सपना खत्म हो जाएगा। वो बार बार लूफी को रोकने की कोशिश करता है, बस करो लूफी, लेकिन लूफी नहीं रुकता। आखिर तंग आकर कोबी लूफी को पंच मार देता है। लूफी भी जवाब में उसे मार देता है और देपो मरीन्स ये सब देखकर समझ जाते हैं कि कोबी का इन पायरेट से कोई लेना देना नहीं। उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, इसीलिए वो कोबी को अलग कर देते हैं। लेकिन कोबी को समझ आ जाता है कि लूफी ने ये सब उसकी मदद के लिए किया था। उसने जानबूझकर कोबी को गुस्सा दिलाया ताकि मरीन्स को यकीन हो जाए कि कोबी उनका साथी नहीं है। ये सोचकर कोबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि लूफी ने एक बार फिर उसकी जिंदगी बचाई है। फिर कोबी हिम्मत जमा करता है और मरीन्स के कैप्टन के सामने खड़ा हो जाता है। प्लीज मुझे मरीन्स ज्वाइन करनी है, मैं कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन अति बात गौर से सुनता है। वो बताता है कि बहुत से मरीन्स पायरेट्स के हाथों अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए किसी पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कोबी की हिम्मत और सच्चाई देखकर आखिर वो उसे मरीन्स ज्वाइन करने की इजाजत दे देता है। कोबी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका सालों पुराना सपना आखिर एक हकीकत बनने लगता है। उधर लूफी और जोरो शहर से रवाना होने की तैयारी करते हैं। जोरो मजाक में कहता है, क्या तरीका है यहाँ से निकलने का, सबको नाराज करके। लूफी बस हंस देता है। थोड़ी देर बाद कोबी भागता हुआ उनके पास आता है। उसकी आंखों में जज्बात भरे होते हैं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। जोरो हंसकर कहता है, पहली बार किसी मरीन को पायलट को थैंक यू कहते देख रहा हूँ। कोबी मुस्कुरा देता है। लूफी और जोरो अपनी छोटी सी कश्ती में सवार हो जाते हैं। लूफी दूर से हाथ हिलाकर कहता है, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। कोबी जवाब देता है, गुड बाय लूफी। शहर के बच्चे भी चिल्लाते हैं कि वो फिर मिलेंगे। तभी तमाम मरीन्स लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो चुपचाप लूफी और जोरो को सल्यूट करते हैं। ये एक ऐसा सल्यूट था जो कानून के खिलाफ था, लेकिन दिल से दिया गया था। बाद में एक मरीन ऑफिसर सबको याद दिलाता है कि उन्होंने एक पायरेट को सल्यूट किया है, इसलिए सजा के तौर पर सबको 3 दिन भूखा रहना होगा। सब जोर से जवाब देते हैं, यस सर। कोबी दूर जाती हुई कश्ती को देखता रहता है। उसके दिल में एक ही बात चल रही होती है, मुझे यकीन है हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम पायरेट रहोगे और मैं मरीन, लेकिन उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। उधर समंदर में सफर करते हुए जोरो महसूस करता है कि उनका अगला एडवेंचर बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन लूफी हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, मैं पायरेट किंग बनूंगा। जोरो पूछता है कि क्या इस सपने के पीछे कोई खास वजह है। लूफी अपनी स्ट्रॉ हैट को हाथ लगाता है और कहता है, मैंने बहुत पहले एक वादा किया था, कसम खाई थी कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रू बनाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढूंगा और पायरेट किंग बनूंगा। और ये स्ट्रॉ हैट उस वादे की गवाही है। जोरो हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, समझ सकता हूँ। और इसी के साथ लूफी और जोरो का सफर रेड लाइन और ग्रैंड लाइन की तरफ शुरू हो जाता है, जहाँ उनका इंतजार कर रही हैं और भी बड़ी मुश्किलें, नए दोस्त और खतरनाक दुश्मन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ, क्या कोबी और लूफी की दोस्ती वन पीस की बेस्ट फ्रेंडशिप्स में से एक है?